Bismillahirrahmanirrahim. I have selected the topic, chapter number 5, arrest, escape and retaking of a person. First topic is arrest generally. The question is, what are the methods of arresting a person, or under what provisions of law, according to CRPC, a person may be arrested by different persons, different authorities. So far as the relevant provisions of laws are concerned, section 46 to section 53 relates to the arrest of a person. Under section 46 subsection 1, जब भी कोई शख्स किसी मुकदमे में मतलूब होता है तो उसको कोई पुलिस ऑफिसर या अदर शख्स गिरफ्तार करता है, तो गिरफ्तारी क्या है, कैसे वो गिरफ्तार कर सकते हैं? तो उसके दो तरीके हैं जी, कि या तो एक्चुअली वो उसकी टच करेगा उसको, और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड, या फिर उसके जिस्म को, उसकी बॉडी को वो कन्फाइन कर देगा, कैद कर देगा, कहीं पर रोक देगा। तो ये दो तरीके हैं कि उसके जिस्म को टच करके उसको कन्फाइन करके रखने का नाम अरेस्ट है। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि वो अपने आप को किसी अल्फाज के जरिए या किसी एक्शन के जरिए खुद पेश कर दे कि जनाब आप मुझे टच ना करें या आप मुझे कन्फाइन ना करें, मैं अपने आप को खुद ही आपके सामने पेश कर देता हूं। अगर आपने मुझे कहा है कि गिरफ्तारी दे दो, तो यह भी एक तरीका है कि वो अपने आप को आपके सामने गिरफ्तारी के लिए पेश कर दे। अगर आप उसको गिरफ्तार कर रहे हैं तो सेक्शन 2 ये कहता है कि वो अगर वो रेजिस्टेंस करता है, अपनी गिरफ्तारी में रेजिस्ट करता है, रुकावट डालता है, और वो रुकावट जो है वो फोर्सिबली ताकत का इस्तेमाल करता है अपनी गिरफ्तारी में, या ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, तो उस पुलिस ऑफिसर के पास या दीगर किसी शख्स के पास तमाम मीन्स, तमाम जराए इस्तेमाल करने का अख्तियार है कि उसकी अरेस्ट को इफेक्ट किया जा सके। यानी वो उसको पकड़ने के लिए तमाम जराए जो है वो अख्तियार कर सकता है अगर वो अपनी गिरफ्तारी में रुकावट डाल रहा है। लेकिन सेक्शन 46(3) जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें यह बात बयान की गई है अगर कोई शख्स जो कि सजाए मौत का मुजरिम नहीं है, या उम्र कैद का मुजरिम नहीं है, तो आपको यह हक हासिल नहीं है कि आप उसकी मौत कर दें। यानी वो छोटे जुर्म में अगर वो उसने कोई जुर्म कमिट किया है तो आप उसकी मौत करने के, उसको मारने के, यानी जैसे पुलिस मुकाबले में लोगों को छोटे छोटे जराइम में मार दिया जाता है, तो आपका उसके पास अख्तियार नहीं है। लेकिन ऐसे जराइम जिनकी सजा मौत है या हीनियस ऑफेंसेस में अगर वो मतलूब है, तो उसमें अगर आपकी उससे मर्डबीर हो जाती है, तो फिर उसकी अगर मौत वाक़या हो जाती है तो आपको किसी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना नहीं करना पड़ता। सेक्शन 47 में यह बात बयान की गई है कि आप उसकी गिरफ्तारी के लिए उस जगह की तलाशी ले सकते हैं जिसमें वो छुपा हुआ है या जिसमें उसने अपने आप को कन्फाइन कर लिया है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपके पास वारंट होने चाहिए, या आपके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, और आपके पास मकबूल वजह होनी चाहिए कि जिस शख्स को आप गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं
वो किसी ऐसी जगह पर छुप गया है या एंटर हो गया है और वो शख्स और जो जगह है वो किसी दीगर शख्स के कब्जे में है, तो उस सूरत में उस घर के मालिक के लिए या उस जगह के मालिक पोजेसर के लिए लाजमी है कि वो पुलिस ऑफिसर को अलाउ करे कि वो फ्री इनग्रेस, यानी उसको आजादाना दाखिल होने की इजाजत दे और उसको तमाम रीजनेबल फैसिलिटीज मुहैया करे ताकि वो उस जगह की तलाशी ले सके। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि उसके पास उसके सर्च वारंट होने या अथॉरिटी होना जरूरी है। और यह भी एक तरीका कि आप उस शख्स को सर्च वारंट के जरिए उस जगह की तलाशी लेने के बाद लॉफुली अरेस्ट कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 48 ये बयान करता है कि अगर हालात ऐसे हैं कि आपके पास इनग्रेस ऑब्टेनेबल करने का टाइम नहीं है और इंतहाई ज्यादा वहां पर कह ले के ऐसी सरगर्मी है कि बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी की सूरत हाल है और अब सेक्शन 47 के तहत उसकी इनग्रेस के लिए कोई नहीं हासिल कर सके, तो इट शैल बी लॉफुल इन एनी केस फॉर ए पर्सन acting under a warrant and in any case in which a warrant may issue but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape for a police officer। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप मैजिस्ट्रेट के पास जाएं और वहां से वारंट हासिल करें, और अगर आप वारंट हासिल करने के लिए चले गए हैं तो आपको पूरी तवक्को है कि आपके आने तक वो शख्स जो है वो एस्केप कर जाएगा, वहां से भाग जाएगा। तो फिर प्रोसीजर बयान किया गया है कि आपके पास अख्तियार है कि आप उस जगह पर एंटर हो जाएं और उसकी तलाशी लें, और आपके पास यह भी इख्तियार है कि आप इनर या आउटर डोर को ब्रेक ओपन भी कर सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, या किसी खिड़की को अगर तोड़ने की जरूरत है तो उसको भी तोड़ सकते हैं। खा वो घर जो है उसी शख्स का है जिसको आप गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं, या किसी दीगर शख्स का है जिसके घर में उसने पनाह ले रखी है और आप उसको गिरफ्तार करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अपना नोटिफाई करवाएंगे कि मैं फलां पुलिस ऑफिसर हूं और मैं इस मकसद के लिए मेरे पास अथॉरिटी है कि मैं उस शख्स को गिरफ्तार करने के लिए आया हूं जिसने इस घर में पनाह ले रखी है, और अगर मैं उसके वारंट लेने के लिए चला जाता तो उतने अरसे में वो भाग सकता था। तो हैबिचुअल जो डेस्परेट क्रिमिनल्स हैं उनके बारे में सेक्शन 48 में यह प्रोसीजर बयान किया गया है कि आप उनकी खिड़कियां दरवाजे भी तोड़कर उनकी गिरफ्तारी को अफेक्ट कर सकते हैं। इसमें जो दूसरा पोर्शन है जी, ब्रेकिंग ओपन जनाना, प्रोवाइडेड दैट इफ एनी सच प्लेस इज इन apartment in the actual occupancy of a woman not being a person to be arrested who according to the customs does not appear in the public, such person or police officer shall before entering such apartment give notice such woman that she is at liberty to withdraw and shall afford him every reasonable facility for withdrawing and may then break open the apartment and enter it। मगर शर्त यह है कि ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि उसके घर के एक अपार्टमेंट में एक हिस्से में एक खातून रहायश पजीर है और वो रस्मों रवाज के मुताबिक एक पर्दानशीन लेडी है और वो पब्लिक में भी इतनी ज्यादा नहीं निकलती, तो फिर पुलिस अफसर या उस शख्स के पास ये अख्तियार है कि वो उनको नोटिस दे, उनको टाइम दे कि खातून आप यहां से इतने अरसे में विड्रॉ कर जाएं और आपको आजादी है कि आप इतने अरसे में इस घर से निकल जाएं, और उनके निकलने के लिए, उनके विड्रॉल के लिए वो उनको हर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मुहैया करने के पाबंद हैं कि अगर वो
उनको शेल्टर चाहिए, उनको कोई जो है वो रीजनेबल विड्रॉल के लिए कोई कानूनी मदद चाहिए, तो वो उनके देने के पाबंद होंगे। और उसके बाद जब वो खातून वहां से निकल जाएगी तो उसके बाद वो उसको तोड़ सकते हैं और उस पर जो जिसको उन्होंने गिरफ्तार करना है उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। उसके बाद है जी सेक्शन 49 में यह बात बयान की गई है कि पावर टू ब्रेक ओपन डोर्स एंड विंडोज फॉर पर्पज ऑफ लिबरेशन, एनी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन authorized to make an arrest may break open any outer or inner door or window of any house or place in order to liberate himself or any other person who having lawful entered in the purpose for the purpose of making an arrest is detained therein। अब हुआ क्या, पुलिस ऑफिसर है या कोई दीगर शख्स है, वो किसी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए किसी घर में दाखिल हो जाते हैं और अब वो जो मुजरमान वहां पर हैं वो किसी तरीके से उनको घर के अंदर डिटेन कर देते हैं, हफ्से बेजा में रख देते हैं, डिटेन कर देते हैं, कैद कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। तो सेक्शन 49 उस पुलिस ऑफिसर को या उस शख्स को जो उनको गिरफ्तार करने गया था इस बात का अख्तियार देता है कि वो अपने आप को आजाद करवाने के लिए उस घर के दरवाजे, खिड़कियां या जो इनर या आउटर डोर्स हैं उनको तोड़ सकते हैं ताकि वो वहां से आजादी हासिल कर सके और अपने आप को महफूज मुकाम पर मुंतकिल कर सके। तो ये भी एक अख्तियार दिया है CRPC के सेक्शन 49 ने उन अशखास को जो किसी वैगाबॉन्ड, हैबिचुअल ऑफेंडर या जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या कन्विक्टेड पर्सन है या अंडर ट्रायल पर्सन है, जो भी भागा हुआ शख्स है उसको गिरफ्तार करने के लिए जाते हैं, लेकिन उल्टा उनको ही पकड़ लिया जाता है। तो वो अपने आप को विड्रॉ करवाने के लिए, अपने आप को आजाद करवाने के लिए उस घर के दरवाजे, खिड़कियां तोड़ सकते हैं और अपने आप को आजाद करवा सकते हैं। सेक्शन 50 जो है वो एक कदगन लगाता है, एक पाबंदी आयद करता है उस पुलिस ऑफिसर पर या उस शख्स पर जो किसी मुजरम को गिरफ्तार करना चाहता है। सेक्शन 50 ये कहता है कि आप किसी शख्स को गिरफ्तार करते हुए सिर्फ उतनी ही ताकत इस्तेमाल करेंगे जितनी ताकत उसकी एस्केप को रोकने के लिए लगनी चाहिए। यानी वो भागना चाहता है, उसके पास कोई असला नहीं है, तो अब आप उसको फायर नहीं मारेंगे। खाली हाथ बंदे को आप खाली हाथ से भी पकड़ सकते हैं, आप उससे ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते जितनी ताकत उसको अरेस्ट करने के लिए चाहिए। तो ये सेक्शन 55 ने एक पाबंदी आयद की है उन अशखास पर या उन पुलिस ऑफिसर्स पर जो किसी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए किसी घर में दाखिल होते हैं, किसी बंगलों में दाखिल होते हैं या किसी भी प्रीमिसेस में दाखिल होते हैं। तो उन पर यह कदगन लगाई गई है कि वो कतन उससे ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे जितनी ताकत रिक्वायर्ड है उस शख्स को गिरफ्तार करने की। सेक्शन 51 पुलिस को यह इख्तियार देता है कि वो लोगों की तलाशी ले सके, वो लोगों की सर्च जो है वो कर सके। Whenever a person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for the taking of bail or under a warrant which provides for the taking of bail, but the person arrested cannot furnish bail, and whenever a person is arrested without warrant or by a private person under a warrant and cannot legally be admitted to bail or is unable to furnish bail, the officer making the arrest or when the arrest is made by a private person, the police officer to whom he makes over the person arrested may search such person and place in safe custody all articles other than necessary wearing apparels found upon him। इसमें यह बात बयान की गई है कि जब कोई शख्स गिरफ्तार होता है किसी पुलिस ऑफिसर के जरिए और उसके पास वारंट है लेकिन उसमें बेल नहीं हो सकती या फिर उसके पास वारंट है और वो पुलिस ऑफिसर खुद ही बेलेबल वारंट है लेकिन उस शख्स ने बेल हासिल नहीं की है, या फिर उस शख्स को
बगैर वारंट के गिरफ्तार किया गया है या प्राइवेट शख्स ने गिरफ्तार किया है और वो लीगली एडमिट नहीं हो सका बेल पर, या फिर वो बेल फर्निश करने के काबिल नहीं है, तो ऐसा ऑफिसर जिसने उसको गिरफ्तार किया है, या फिर अगर किसी प्राइवेट शख्स ने उसको गिरफ्तार किया है और बाद में उसने उस पुलिस ऑफिसर के जरिए उसको री अरेस्ट करवाया है और उसकी मुजरम की कस्टडी उस पुलिस ऑफिसर के हवाले की है, तो उस पुलिस ऑफिसर के पास अख्तियार है जी कि वो उसकी जामे तलाशी लेगा और उससे मिलने वाली तमाम चीजें जो हैं, आर्टिकल्स जो हैं, उनको सेफ कस्टडी में रखेगा। मासवाए उसको जो वीयरिंग एपरल्स हैं, जो उसने कपड़े वगैरह पहन रखे हैं या जरूरी लवाजमात हैं जिसम ढांपने के लिए, उनको वो नहीं उतार सकता। उसके अलावा उससे मिलने वाली तमाम चीजों को अपने कब्जे में लेगा और उसको वो सेफ कस्टडी में महफूज कर देगा। 52 में यह बात बयान की गई है कि औरतों की जामा तलाशी कौन लेगा और किस तरीके से ली जाएगी। Whenever it is necessary to cause a woman to be arrested, the search shall be made another woman with strict regard to the decency. जब किसी वुमेन को गिरफ्तार किया जाता है या किसी वुमेन की गिरफ्तारी मतलूब है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि उस शख्स को, उस औरत को गिरफ्तार करने के लिए औरत का ही इस्तेमाल किया जाए, फीमेल पुलिस ऑफिसर का इस्तेमाल किया जाए। और दूसरी बात यह है कि उसकी जब जामा तलाशी ली जाएगी तो उसका जामा तलाशी लेने का अख्तियार भी किसी फीमेल पुलिस ऑफिसर के पास है। मेल पुलिस ऑफिसर या मेल प्राइवेट पर्सन को किसी खातून की तलाशी लेने का अख्तियार नहीं। सेक्शन 53 में जो ऑफेंसिव वेपन्स, जब मुजरमान को गिरफ्तार किया जाता है तो उनके कब्जे से जो आतिशी असला या जुर्म करने वाले हथियार जो बरामद होते हैं, उनको सीज करने का जो अख्तियार है, पावर है, वो सेक्शन 53 में बयान किया गया है। द ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग एनी अरेस्ट अंडर कोड मे टेक फ्रॉम द पर्सन अरेस्टेड एनी ऑफेंसिव वेपन्स व्हिच ही हैज अबाउट हिज पर्सन and shall deliver all weapons so taken to the court or officer before which or whom the officer or person making the arrest is required by this court to produce the person arrested। कहता है कि जिस शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा यकीनन उसके कब्जे से जो हथियार बरामद होंगे, जो ऑफेंसिव वेपन बरामद होंगे, ऑफिसर जो पुलिस ऑफिसर है उसके पास अख्तियार है कि वो उनको अपने कब्जे में लेगा और वो तमाम अख्तियार कोर्ट के सामने पेश करेगा। और उसके बाद या फिर दूसरी सूरत ये है कि वो कोर्ट जिस शख्स के पास कहती है कि इसको ले जाए, जो तफ्तीशी ऑफिसर है या कोई पुलिस ऑफिसर है, तो वो तमाम जो रिकवरीज हैं उससे जो हथियार बरामद होंगे उनको उनकी कस्टडी में देगा और वो पुलिस ऑफिसर उसको मालखाना में या सेफ कस्टडी में रखेंगे। और जब एविडेंस के वक्त, जब शहादत के वक्त आएगा तो कोर्ट उन ऑफेंसिव वेपन्स को तलब कर सकती है और आईओ जो है उसको वो ऑफेंसिव वेपन जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करना जरूरी है। तो तमाम जो असला वगैरह या उससे जो वेपन्स ऑफ ऑफेंस जो बरामद होंगे वो सेफ कस्टडी में कोर्ट के पास या पुलिस ऑफिसर्स के पास रखे जाने जरूरी है। तो ये टॉपिक था आज का, जिसमें 8-9 तरह से अरेस्ट जो है वो बयान की गई है। इसमें जो छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं उसमें जी एक केस लॉ डेफिनेशन है, रूसन वर्सेस ल्यूकस 1824 में ये केस हुआ था। अ पर्सन कैन बी सेड टू बी अरेस्टेड when he is actually touched or confined by the police officer or other person in accordance with the law provided। इसमें भी ये बयान किया गया है कि अरेस्ट का मतलब ये है कि आप उस शख्स को टच करें, उस शख्स को पकड़ें, उसको कन्फाइन करें, उसको कैद में करें और अपनी कस्टडी में ले लें, तो इसको अरेस्ट कहा जाएगा। इसके अलावा जनाब जो प्रोसीजर फॉर अरेस्ट है वो मैंने आपको बड़ा कैटेगोरिकली समझा दिया है कि सेक्शन 46 से लेके सेक्शन 53 तक ऐसे हालात बयान किए गए हैं जिसमें मुख्तलिफ तरह से आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ओवरव्यू इसका ये है कि पर्सन हु कैन ऑथोराइज फॉर अरेस्ट
आप पुलिस ऑफिसर को भी इख्तियार है जी वो किसी को अरेस्ट करे, और इसी तरह से प्राइवेट पर्सन और मैजिस्ट्रेट भी किसी को गिरफ्तार कर सकता है। और उसके जरिए जरूरी है जी कि वो एक्चुअली उसकी बॉडी को टच करे और कन्फाइन करे, और सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड्स और एक्शंस, और अगर वो अल्फाज के जरिए आपके काबू आ रहे तो आपको उसका सख्ती करने की जरूरत नहीं है। और अगर 46 तो ये कहते हैं कि वो आपके रास्ते में रुकावट डालता है तो फिर आप हर किस्म की जो है वो मीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए। इसी तरह से किसी शख्स की तलाशी लेने का अख्तियार जो है जी, तो आप उस जगह की तलाशी ले सकते हैं जहां पर वो शख्स छुपा हुआ है, और उसके लिए आपको सर्च वारंट लेने जरूरी है। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल है कि अगर आप सर्च वारंट लेने मैजिस्ट्रेट के पास चले जाएं तो उसके एस्केप कर जाने का खतरा हो, तो उस सूरत में आपको सीआरपीसी इजाजत देती है कि आप उसके घर के जो बैरूनी अंदरूनी दरवाजे और खिड़कियां वगैरह तोड़ के उसको गिरफ्तार करने के लिए आप कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 50 ने जो कदगन बयान की है वो बड़ी जरूरी है कि आप उससे ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते जितनी ताकत उसको गिरफ्तार करने के लिए जरूरी है। फर्ज करें अगर मुजरम खाली हाथ है तो आप उस पर गोलियां नहीं चला सकते, आप उस पर ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसके पास असला है तो फिर आप भी तमाम मीन्स इस्तेमाल कर सकते हैं उसको गिरफ्तार करने के लिए। अब एक क्वेश्चन आता है जी कि अगर किसी शख्स को इनलीगली मलिशियसली अरेस्ट किया गया तो उसके पास कौन सी रेमेडी है। तो सेक्शन 491 सीआरपीसी में हाई कोर्ट में आप डायरेक्ट रिट कर सकते हैं जी कि उसको इनलीगली और इम्प्रॉपरली पुलिस ने डिटेन किया है पब्लिक और प्राइवेट कस्टडी में। तो इसके बाद 199 जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, उसमें भी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का भी आपके पास अख्तियार है कि आप दो तरह से इलीगल डिटेंशन को चैलेंज कर सकते हैं। सेक्शन 491 सीआरपीसी ये सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट का कंकरेंट ज्यूरिस्डिक्शन है जिसमें आप दोनों जगह पर उसकी इलीगल डिटेंशन को चैलेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसमें 4 किस्म की जो रिट्स है, रिट ऑफ सर्सरी है, रिट्स ऑफ हेबियस कॉर्पस है और रिट ऑफ मैंडामस है। तो इस तरह से आप हेबियस कॉर्पस यानी किसी शख्स को पेश किया जाए, हेबियस कॉर्पस का मतलब ये है कि उसकी बॉडी को मेरे सामने पेश किया जाए जिसको इलीगली और इम्प्रॉपरली डिटेन किया गया था। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बेहतरीन तरीके से समझ आ गया होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके पास कुछ क्वेरीज हों या कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं हर वक्त आपके पास मौजूद हूं और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अच्छा, अब 2000 और क्वेश्चंस जो हैं वो आमतौर पर इस टॉपिक के बारे में आ जाते हैं कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सीआरपीसी जो है ये एक लेडर की तरह है, एक सीढ़ी की तरह है। आप इसमें से ये नहीं कह सकते कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कौन से क्वेश्चंस अनइम्पोर्टेंट है। मेरी राय ये है कि आपको सीआरपीसी की थारो स्टडी करनी चाहिए और अगर आप सीआरपीसी का एक ओवरव्यू लें तो आप देखेंगे कि इसको इतने खूबसूरत अंदाज से स्केच किया गया है कि सबसे पहले डेफिनेशन आती हैं सेक्शन 4 के तहत और उसके बाद कैटेगोरिकली क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स बयान की गई हैं कि किस, जो मैंने लेक्चर आपको क्लास में दिए थे उसमें हमने क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड्स पढ़ी थी। उसके बाद आप देख सकते हैं कि फिर काइंड्स ऑफ कोड्स आ जाता है कि अदालतों की कौन कौन सी इकसाम है। जैसे आपको पता है कि क्रिमिनल कोर्ट्स जो है वो 2 किस्म की होती हैं, जैसे कोर्ट ऑफ सेशन है और कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट है। आगे कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट में मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास है। और इसी तरह से अगर आप आगे देखेंगे तो फिर आपको जो जस्टिस ऑफ पीस सेक्शन 22A और 22B सीआरपीसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके तहत आप रिट एक किस्म की करते हैं जब कोई कॉग्निटिव ऑफेंस मेड आउट होता है और पुलिस आपकी एप्लीकेशन पर वहां पर मुकदमा दर्ज नहीं करती तो आपके पास अख्तियार है कि आप सेशन कोर्ट का या हाई कोर्ट का दरवाजा नॉक कर सकते हैं और एक्स ऑफिशियल जस्टिस ऑफ पीस के पास अख्तियार है कि वो डायरेक्शन देते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ केस। उसके बाद जी ज्यूरिस्डिक्शन इन द केस ऑफ जुवेनाइल्स 29B को आपको चाहिए कि आप लोग इसको जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2010 के साथ मिला के पढ़ें तो फिर आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं।
जहां तक सेक्शन 31, 32 है तो ये वो सेंटेंसेस बयान की गई हैं जिनमें मुख्तलिफ जराइम में जो अदालतें सजाएं दे सकती हैं, वो उनकी पावर्स बयान की गई है। आज का जो टॉपिक था वो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव था और इसमें हमने 2 चीजें आज सॉर्ट आउट की हैं। उसमें जी सबसे पहले हमने सेक्शन 54 में ये देखा कि बगैर वारंट के वो कौन कौन सी सूरतें हैं जिनमें आप मुजरिमान को अरेस्ट कर सकते हैं। उसमें हमने सेक्शन 54, सेक्शन 55, सेक्शन 57, सेक्शन 151 और सेक्शन 401 सब सेक्शन 3 पढ़ा। और इसके बाद हमने अगला टॉपिक पढ़ा अरेस्ट जनरली, कि जनरल तौर पर आप लोगों को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। तो उसमें जो रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ थी वो थी जी सेक्शन 46, 47, 48, 49, 50 और सेक्शन 50 बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिसमें ये बात बार बार बयान की गई है कि आप उससे ज्यादा ताकत का इस्तेमाल न करें जितनी ताकत किसी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए रिक्वायर्ड है। सेक्शन 51 था। 52, 53 तक हमने ये सीखा कि हम लोगों को मुख्तलिफ तरीके से कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं और उनकी जो सर्च है और औरतों की तलाशी कैसे लेनी है। और उसके लिए ये कदगल लगाई गई कि अगर कोई औरत किसी जुर्म में मुलव्वस है तो उसको अरेस्ट करने के लिए किसी औरत पुलिस ऑफिसर को, फीमेल पुलिस ऑफिसर को ही जाना चाहिए और उसके अलावा उसकी तलाशी भी उसे ही लेनी चाहिए। इंशाल्लाह आगे जो टॉपिक्स आएंगे तो हम इसको कैटेगोरिकली ASAC की तरफ चलेंगे और CRPC को एक प्रोसीजर रह चुके और प्रोसीजर के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसकी हर सेक्शन को पढ़ेंगे। आप ये नहीं कर सकते कि आप फलां सेक्शन छोड़ दें जी फलां हम कर लेंगे। इसके लिए जरूरी है कि आपने इसकी थारो स्टडी करनी है और इंशाल्लाह मैं आपको बुक में से जो थारो स्टडी है कोशिश करेंगे वो आपको करवाएं ताकि आने वाले वक्त में आप इस प्रोसीजर को अच्छी तरह सीख सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।